पिछला दिन आप पढ़े थे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, प्रथम कोटि अभिक्रिया। सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ताप गुणांक, यही सब था ना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो क्वेश्चन आप लिख के बैठे हुए हैं। क्वेश्चन था प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति समीकरण प्राप्त करें। यही है ना क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। देखना है, क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया एक हेडिंग के रूप में लिखना है आंसर में। उसके बाद ए कन्वर्ट होता है बी में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, यानी आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1। यह एक ऐसा समीकरण है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया से आया है, और इस समीकरण में आर जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक सांद्रण इकाई पर निर्भर करेगा। यदि यहाँ पर 2 रहता तो हम कहते हैं कि इसका रेट 2 सांद्रण इकाई पर निर्भर कर रहा है। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के केवल एक सांद्रण इकाई पर निर्भर करे, उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसी में यदि पावर 0 होता, तब पावर 0 होता तो ये किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, आर बराबर हो जाता के। हम कहते हैं यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके के का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता है, क्योंकि समीकरण में सांद्रण है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या परिभाषा बनेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करता है, उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसी में यदि आपसे पूछ दे द्वितीय कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के 2 सांद्रण पद पर निर्भर करता है, उसे हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसी में आपसे पूछ दे कि शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का पावर हो जाएगा 0, आर बराबर हो जाएगा के, यानी ऐसा रेट जो सांद्रण पर निर्भर करता ही नहीं है। तो हम इसको परिभाषित करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपसे शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं या द्वितीय कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं, यह भी पूछ सकता है। तो जो मैक्सिमम चांस रहता है इसके पूछे जाने का, इसीलिए हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इसके आंसर में क्वेश्चन, चूंकि आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लिख चुके हैं, आंसर लिखना शुरू कीजिए। पहले इसको लिखिए और उसके नीचे ये परिभाषा लिखिए। लिखिए तेजी में। हम बोले पहले ये लिखने के लिए तो आप इधर से शुरू किए, कुछ विशेष बात है क्या। ये ध्यान कहाँ रहता है। या मन बरहू है, आप जो कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। अब हो जाइएगा फेल। इस स्थिति में आइएगा दोबारा पढ़ने तो 500 और एडवांस रुपया लेंगे। एडवांस नहीं, एक्स्ट्रा रुपया लेंगे, वरना तो दूर की बात।
अरे ऐसे में अपना नहीं ना मान सकते हैं। जैसे तुम लोग मान लो कोई फेल कर गया, अगला साल आया पढ़ने, तुमको अपना मान के पढ़ाएंगे, चलो अच्छा कोई बात नहीं, फेल कर गया, अपना आदमी है। अपना कब लोग मानता है? जब तुमको कुछ कहें और तुम सुनो। जब तुम सुनबे नहीं किया तो तुम अपना कैसे मानेंगे तुमको? तब फिर 500 ज्यादा लेंगे। पचलप्पर अलग से। एक दिन ने डेली। अगला साल तक मुंह फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? हंस कह रही है? ये हुआ? हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, और अभी आप लिखे हैं अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको इतना लिखने पर एक ही नंबर देगा। अभी 4 नंबर का जो बात है वह बचा हुआ है। अब हम इसको मिटाएंगे। मिटाएं क्या? स्टार लगाइए, लिखिए गति समीकरण। है तो ये लिखा हुआ, लेकिन हम इसको लिखा हुआ रहने नहीं देंगे, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है, समझना पड़ेगा। तो इसी में स्टार लगा के लिखिए गति समीकरण। यदि आप गति समीकरण लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिखिए। मान लीजिए कि ए कन्वर्ट करता है किसमें? बी में। और हम यह भी मान लेते हैं कि यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। अब बताइए t बराबर 0, यानी प्रारंभिक समय में ए की कुछ मात्रा आप लोगे, कुछ ना कुछ लेंगे तब ना अभिक्रिया होगी। तो कोई मान लो 2m मानना चाहता है, कोई 4m मानना चाहता है, हम इसको प्रारंभिक सांद्रण को कितना मान लेते हैं? am। ए कोई संख्या है और m का मतलब मोलरिटी। शुरू में ये कितना होगा? 0। जब अभिक्रिया शुरू होगा तो परिवर्तन स्टार्ट होगा। इसमें हम कहेंगे -x और इसको कहेंगे +x, क्योंकि अभिकारक समय के साथ खर्च होगा और प्रतिफल समय के साथ बनेगा। टाइम t तक जाते जाते, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद x तक खर्च हुआ। शुरू में था a, खर्च हुआ x, तो t समय पर बचा कितना? a माइनस एक्स। ये था 0, बना x, तो बना कितना? x। तो ये डाटा हमारे पास है। अब आप बताइए कि a क्या है? प्रारंभिक सांद्रण। x क्या है? सांद्रण में परिवर्तन। a माइनस एक्स क्या है? t समय पर का सांद्रण। ये सब चीज बाद में हमको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे भी। पहले आप बताइए कि ये जो डाटा यहाँ तक लिखे हैं, इसमें किन्हीं को कोई परेशानी तो नहीं है? इस समीकरण के लिए, चूंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो आप लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1। हाँ या ना? यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटा दें और बराबर कर दें इसको, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम K कहते हैं। तो यहां से बताइए क्या होगा? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना? 1। अब देखो, सुनना ध्यान से। अच्छा, पावर में 1 लिखे नहीं लिखे, बात तो एक ही है ना। अब देखिए, रेट जो होता है ना, अभिक्रिया का जो वेग होता है, यह दो तरह का निकलता है। एक निकलता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट इसको बोलते हैं, और एक होता है रेट एट टाइम टी। रेट एट टाइम टी का मतलब रेट आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स। अलग अलग समय पर एक ही अभिक्रिया का वेग अलग अलग आता है, क्योंकि अलग अलग समय पर अभिकारक का सांद्रण अलग अलग होगा। इसलिए क्योंकि अभिक्रिया जब लगातार हो रही होगी, तो आप शुरुआती सांद्रण ए लिए थे, तो क्या ये हमेशा ए रहेगा? समय के साथ ये खर्च होता चला जाएगा, तो ए माइनस एक्स का वैल्यू लगातार बदलता रहेगा। तो एक रेट निकलता है एट 0 टाइम और एक रेट निकलता है एट टाइम टी। क्योंकि ये गति समीकरण है, तो चलता हुआ रेट निकलेगा, यानी टाइम टी पर का रेट निकलेगा। हम लिखते दोनों हैं। हम यदि इसी को लिखें आर एट 0 टाइम, पहले बताइए इसका मतलब? इनिशियल रेट, प्रारंभिक दर, रेट एट 0 टाइम। तो रेट एट 0 टाइम निकालना है, तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0 टाइम पर? कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन ए ही ना माने हैं 0 टाइम पर, तो के गुना क्या लिखना पड़ेगा? ए। और इसी में यदि आपको कहा जाए कि आर एट टाइम टी निकालो, तो के इंटू कितना होगा? ए माइनस एक्स। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना है? ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा के इंटू ए माइनस एक्स। आप याद कीजिए, आर टी को ही हम लोग डी एक्स बाई डी टी कहते थे। याद है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के
इंटू ए माइनस एक्स। डी टी को उधर कीजिए, माइनस एक्स को इधर कीजिए, तो ये लिखा है डी एक्स बाय ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, आगे की बातें होगी। पहले आप इतना लिख लीजिए, गति समीकरण यहाँ से शुरू हो गया है, अभी अब चलेगा ये। यहाँ तक उतार लीजिए, और यहाँ तक उतारने के बाद हम भी धीरे धीरे चलेंगे और आप साथ साथ लिखते चलेंगे हर एक टर्म को। यहाँ से आगे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर लेफ्ट साइड हम मिटा रहे हैं, और इसके नीचे जो लिखेंगे हम उसको अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। पहुंचिए यहाँ तक, साथ साथ लिखते चलिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक इक्वेशन होता है, इसको हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके चल रहे हैं। मतलब ज़्यादा लिखने पर क्या होता है ना कि आप उलझोगे उसमें, नंबर उतने देगा। इतना लिखा जा रहा है कि पूरा नंबर भी आपको मिले और आपको लिखना भी कम से कम पड़े। मैथमेटिकल चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है नहीं, आपको स्टेप वाइज हर एक बात समझना पड़ेगा। डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के। कांस्टेंट है तो के बाहर निकल जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। और आप याद कीजिए, मैथमेटिक्स में जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट सी आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पर ए जो है प्रारंभिक सांद्रण है, एक्स सांद्रण में परिवर्तन है, के वेग स्थिरांक है, टी समय है। यानी ये सब बात हम पहले से जानते हैं। सी जो कि एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में इसके मान को कभी नहीं देगा, तो सी के मान को केमिस्ट्री के मान में, केमिस्ट्री के टर्म में चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो अब सी को हम थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में लेके जाएंगे, तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा बाय इनिशियल कंडीशन। देखो, इनिशियल कंडीशन की बात आप जैसे ही करते हैं तो टी बराबर हो जाता है जीरो। इनिशियल कंडीशन का मतलब इनिशियल टाइम, और यहाँ पर इनिशियल टाइम का मतलब टी बराबर जीरो, यानी प्रारंभिक बात हो रही है। जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो बताइए चेंज हुआ होगा क्या कंसंट्रेशन में? नहीं, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन को हम एक्स कहे हैं। और जब टाइम जीरो लेंगे तो परिवर्तन होगा ही नहीं सांद्रण में, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? जीरो। इस दोनों के मान को इसमें आप पुट कर दीजिए तो आपको सी का मान निकल जाएगा। लिखते चलेंगे साथ साथ। यहाँ बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा काम स्टार्ट किए हैं जो इधर से चलकर आगे तक पहुंचेगा। क्या है इक्वेशन? माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस टी। मान रखिए इसमें, तो माइनस एल एन ए माइनस जीरो बराबर के गुना जीरो प्लस सी, माइनस एल एन ए बराबर जीरो गुना सी, यानी सी बराबर आ जाएगा माइनस एल एन ए। इसका ये मतलब हुआ कि आप सी के स्थान पर, नहीं बाबू, माइनस सी होगा। कहाँ पर? तो ये प्लस सी गुना सी होगा तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ यहाँ तक आया है।
देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा काम हुआ, और इस एक्स्ट्रा काम में हम लोग किसको निकाले हैं, सी को। अब आप फिर से उस इक्वेशन को पकड़िए अगेन, इसी इक्वेशन को पकड़िए। इक्वेशन है -ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। इस सी के स्थान पर क्या रखेंगे, अब सी के स्थान पर माइनस एल एन ए लिख सकते हैं, क्योंकि सी और माइनस एल एन ए दोनों एक ही चीज है। ए को हम जानते हैं, सी को हम जानते नहीं थे, वो तो मैथ का चीज है, केमिस्ट्री में देगा नहीं। तो ये इक्वेशन बनेगा -ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस माइनस माइनस एल एन ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एल एन ए। कल फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, 3 चैप्टर, और जो 3 मेन चैप्टर है, सब जो बड़ा बड़ा, इससे बड़ा बड़ा चैप्टर है ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में, वो सब हो जाएगा खत्म। सीबीएसई में 2 चैप्टर नहीं है, एक है सॉलिड स्टेट और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री। तो ये दोनों चैप्टर को हम बाद में करेंगे, ये पहले बोले हुए हैं। तो ये 3 चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, किसी दिन आपका टेस्ट होगा, वो भी सडन टेस्ट होगा, बोला नहीं जाएगा कि कब टेस्ट होगा। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस 3 चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए और सब्जेक्टिव टाइप के लिए। न्यूमेरिकल टाइप भी एक दो को क्वेश्चन रह सकता है, ताकि देखें कि आपका बेसिक नॉलेज और कितना है। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा क्रैश कोर्स के भरोसे ही रहे हैं, पूरा साल भर भी तो पढ़े हैं। तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से न्यूमेरिकल टाइप भी रहेगा, ताकि हमको ये पता चले कि कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। बाद बाकी क्रैश कोर्स में तो जो पढ़े हैं वो तो आप याद करेंगे ही, बाकी आगे देखा जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहिए आप सभी लोग। हम्म, देख दिया है क्या? और गलासी नहीं है, और घर है रे। बोलना चाहिए आप लोगों को, इसमें नया बात क्या है? ये भागा कहाँ, गिलास कैसे गिर गया? अब देखो आँख का क्या है, अब गड़बड़ लग रहा है, उसमें से गड़बड़ भी नहीं लग रहा है। अब कैसा लग रहा है? इसमें आप हंस रहे थे, ये तो हमको लग रहा था कि कुछ अनकंफर्टेबल चल रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। आप भी कंफ्यूज थे? नहीं नहीं, आंख और दोनों ठीक है। ये पावर वाला ग्लास नहीं है, ये भी लगता है कहीं गिरेगा। इसमें लजाने शर्माने की क्या बात है, बोलना चाहिए था। अभी गिरा कहाँ, ये तो ये देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले से तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वाह, चश्मा। ये वाला कंसंट्रेशन होना चाहिए अपने काम में, समझ गया? एक गिलास भागा हुआ है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप लोग सब देख के खाली मजा ले रहे थे। मजेदार आदमी है भाई आप लोग। अच्छा, उधर से हंस रही थी इसीलिए हमको लगता है कि, अच्छा कितना को पता चला था कि गिलास नहीं है? हाथ खड़ा करो तो। नहीं नहीं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए जिनको सच में पता चला था। अब देखो 4 5 आदमी को पता चला है, बाद बाकी को पता नहीं चला कि गिलास में गिलास है ही नहीं। पत, है? पता चला था? नहीं रे, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। 6/6। तुम लोग बेहुदा टाइप का आदमी है यार, तुम लोग को पहले बोलना नहीं चाहिए यार। हाँ? ठीक है, तनी माधव को बुलाओ तो।
नहीं, एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये इतना लाइट इस पे जलते रहता है ना, तो बिना चश्मा के जब पढ़ाते हैं ना तो आंख चढ़ जाता है, आंख चढ़ा हुआ लगता है, जैसे जैसे तुमको। हमको नहीं फील हुआ, हमको कोई फील नहीं हुआ, चूंकि ग्लास इतना ना साफ था ना कि पता नहीं चला। अरे देखो, इस चश्मा का एक ग्लास देखो तो वहां गिर गया है क्या कहीं? इसको लेके जाओ। अरे एक्चुअल में एक दिन इसी पर हम बैठ गए थे, तो उसी दिन जो है ना इसका थोड़ा सा डैमेज हुआ। इसको सुनो, एक बोतल पानी भेज देना तो, ये सब पसीना चला देगा ये ठंडा में हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने लोग हैं। हो गया हो गया लिखा हुआ। चलो ठीक है। पढ़ाने पर इतना ना ज्यादा ध्यान था ना कि पता ही नहीं चला कि गिलास एगो लापता है। हालांकि इसकी सच्चाई ये नहीं है, इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे इस गिलास को हम जब लगाते हुए आ रहे थे, अभी ही लगाए हैं जस्ट, तो उस समय हमको तो नहीं पता चल सका, शायद ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ तो ध्यान चला जाता है, ये लाइट इतना ना जलता है ना कि ये जो नजर होता है नेचुरल नहीं रह पाता है। मतलब थोड़ा सा आप भी यहाँ पर आके खड़े हुए तो आपको फील होगा कि आंख पर असर पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटीज जो है ना लाइट की वजह से फील होता है। तो उसमें ये पता नहीं चला कि उसमें ग्लास है या नहीं, हमको लगा होगा कि ऐसे एबनॉर्मलिटीज फील होता है तो यही ऐसा ही चलता होगा। अब लेकिन लग रहा है कि ज़्यादा सही है पहले से। हाँ, दुनिया गोल है अब। इसीलिए कहते हैं हमरे जैसा सुदामा आदमी तुमको धरती पर नहीं मिलेगा। यहाँ तक पहुंच गया। बहुत शुद्ध आदमी है हम, सुदामा टाइप। चलो, अब मुंह बंद करो रे, हंसेगी खाली। इस इक्वेशन से आगे बढ़िए। -ln a माइनस एक्स। हालांकि ऑनलाइन वाले को थोड़े पता चला होगा कि ग्लास नहीं है। एक बोल रहा है कि सर शौक से लगाए हैं, नहीं भाई, ध्यान ही नहीं रहा। आगे क्या लिखेंगे इसमें? KT -ln a, लिखिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे हाँ, इधर देखो, ये माइनस उधर जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखाएगा? ln a माइनस एक्स बराबर -KT प्लस ln a। लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए तो। अब यहाँ से ln को log में बदलना पड़ेगा, ln को log में बदलने के लिए 2303 से गुना करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू -KT प्लस 2303 log a। यहाँ से log a माइनस एक्स बराबर -KT प्लस 2303 log a। ये देखो इधर गुना में है था तो इधर आके बटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2303। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं log a माइनस एक्स बराबर -KT बटा 2303 प्लस 2303 log a बटा 2303। यहाँ से 2.30 से 2303 कट जाएगा,
और बचेगा log a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी बटा 2.303 प्लस log a। दोनों लॉग वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए और जो बिना लॉग का है उसको अलग कर दीजिए। ये माइनस के टी बाई 2.303 इधर है, ये माइनस में है तो प्लस इधर आके प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में बदल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम आगे लिख सकते हैं के टी बटे 2.303 बराबर लॉग ए, इधर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स। ए टी बटा 2.303 बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला है ये, लॉग एम बाय एन, तो ये कहलाएगा लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। यहाँ से टी को इधर रखिए, बाद बाकी उसको उधर भेजिए, इसको इधर बट्टा में उधर गुना में बदल जाएगा। 2.303 यहाँ के गुना में है, बटा इधर बटा में बदल जाएगा तो हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। और यही फाइनल समीकरण है जिसको आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति समीकरण कहते हैं। अब खाली इसमें आपको लिखना होगा कि टी क्या है, के क्या है, ए क्या है, एक्स क्या है। खाली आगे में बैठ कर दांत निकालते हैं, वही चश्मा पहना के दूध थोपी देंगे। इसको नीचे कर दें, और जब ऊपर था तब कहाँ थे आप? अच्छा ई कह रही है, ई हम नहीं कह रहे, ई कह रही है। अब बाद में लिख लेगी, लिखो पहले। ये तो वो बात हो गई, तोरे नैना बरे दगाबाज रे। क्या रे? लिखिए जहां जहां टी क्या है, समय, के क्या है, वेग स्थिरांक, ए क्या है, प्रारंभिक आंदोलन, एक्स क्या है, सांद्रण में परिवर्तन। इसमें एक और चीज बोला जाता है, ए माइनस एक्स क्या है? ए है प्रारंभिक सांद्रण और ए माइनस एक्स है टी समय पर का सांद्रण। टी समय पर सांद्रण। तो यहां तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा तब 5 नंबर देगा। और इस साल के लिए ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन बार बार ये पूछता है, पिछला 2 साल से पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन सुनिए पहले। आप अर्धायु पढ़े थे, याद है? वह समय जिसमें अभिक्रिया 50% पूर्ण होता है उसी को ना अर्धायु कहते हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण पढ़े होंगे आप, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, यही था ना इक्वेशन। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8। ठीक से होगा ये? ठीक है, लिखिए तो। अभिक्रिया की अर्धायु से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु के लिए समीकरण प्राप्त करें। क्वेश्चन लिखिए। अभिक्रिया की अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु के लिए समीकरण प्राप्त करें।
इसको आप परिभाषित कर सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में, या आधा आधा रासायनिक अभिक्रिया जो पूरा होगा उसमें जो लगने वाला समय होता है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रारंभिक सांद्रण ए लिए, तो आधा पूर्ण होने का क्या मतलब है? 50% पूर्ण होने का मतलब A/2 खर्च हो जाए और A/2 बचे। तो सिंपली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय को अर्धायु कहते हैं। इसको सूचित किस चीज से करते हैं? टी हाफ से, या इसी को टी हाफ कह दीजिए, या T50% कहा जाता है। टी हाफ से भी सूचित होता है और T50% से भी सूचित होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब आप अर्धायु ज्ञात करेंगे, तो आप T बराबर 2.303 log A/-x ऑलरेडी अभी पढ़े हुए हैं। यदि आप हाफ लाइफ की बात करेंगे, यानी फॉर हाफ लाइफ, टी को कहा जाएगा टी हाफ और एक्स को कहा जाएगा A/2। क्यों? एक्स क्या है? खर्च। लिए कितना थे प्रारंभिक सांद्रण? ए। आधा खर्च होगा तो बचेगा कितना? A/2, यानी खर्च होगा A/2। एक्स का मान कितना हो जाएगा? A/2। टी को कहेंगे टी हाफ। इस समीकरण में अब टी को टी हाफ कहना पड़ेगा और एक्स को A/2 कहना पड़ेगा। तो कुछ चीज घट के कटेगा बाद में, तो सबको देखेंगे। पहले यहाँ तक उतारिए, पूरा उतारिए यहाँ तक। क्या हो गया लिखा हुआ? अब टी को कहिए टी हाफ। देखो इधर, इसी समीकरण को हम डिट्टो सेम उतारते हैं, बस कुछ चीजों को चेंज करेंगे। बताइए कहाँ कहाँ चेंज होगा? टी को कहेंगे टी हाफ, इस एक्स को क्या कहेंगे? A/2। तो बताइए टी हाफ बराबर क्या मिलेगा? ए में A/2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? A/2 ही ना। तो यहाँ नीचे में मिलेगा A/2। ये ए से ये ए कट जाएगा, 2 ऊपर जाके log 2 हो जाएगा। बढ़िया आ गया। log 2 का मान होता है 0.3010। ये चीज ऐसे ही उतर जाएगा, log 2 का मान रखा जाएगा 0.3010। जब इसको गुना करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको 0.693/k। यही है हाफ लाइफ। ध्यान रहे, इस समीकरण में ए नहीं आया, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। के आया है, के निर्भर करता है ताप पर, इसका मतलब अर्धायु ताप पर निर्भर करेगा। यानी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की आयु निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक सांद्रण, बी ताप, सी दोनों, और डी नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? ताप। इसी में शून्य कोटि रहता ना, तो वो प्रारंभिक सांद्रण पर भी निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है, तो दोनों हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित है। यहाँ पर हम शॉर्ट टाइप में उसको लिखा भले रहे हैं, लेकिन ये जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछेगा, और इस क्वेश्चन के भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
क्वेश्चन बैंक में देखिएगा हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा के का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। आप याद कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अलग, शून्य कोटि अभिक्रिया के अलग, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अलग आता है ये मात्रक। तो कभी कोनो साल प्रथम कोटि का पूछ दिया, कभी द्वितीय कोटि का पूछ दिया, कभी शून्य कोटि का पूछ दिया। तो लिखेंगे क्वेश्चन, यहां तक पहुंच चुके हैं आप। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, शून्य कोटि, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, बाकी कुछ नहीं लिखना है, बाकी हम समझाते हैं। क्वेश्चन पूरा हुआ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, यहां लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, और यहां क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या लिए, जीरो। समझ में आया कि क्यों जीरो लिए। आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, वहां पर आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2। मान लो यदि क्वेश्चन दे देता कि थर्ड ऑर्डर का यूनिट निकालिए, तब हम इक्वेशन क्या लिखते, आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 3। अब देखो, आर और कंसंट्रेशन यही दो चीज आया है हर जगह, के का तो मात्रक निकालना ही है। आर का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर टाइम। फिर मिटा दिए। चलो लिखना शुरू करो इसका आंसर। आंसर वहां लिखा हुआ था, लेकिन फिर हम लिख के बताते हैं, क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। लिखिए आंसर, लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर बराबर होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0। तो आर बराबर हो जाएगा के गुना 1, यानी आर बराबर के, यानी के बराबर आर। जो के का मात्रक होगा वही आर का मात्रक होगा, या जो आर का मात्रक होगा वही के का मात्रक होगा। आर रेट, रेट का मात्रक बताए थे ना पहला क्लास में, ये होता है मोल पर लीटर पर टाइम। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप चाहें तो और करके ऐसे लिखते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम, या इसी को आप और करके ऐसे लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये किस कोटि के लिए के का मात्रक है, शून्य कोटि के लिए। तो चीजें कहाँ बदलती चली जाएंगी यदि कोटि बदलेगा तो। फर्स्ट होगा तो यहाँ वन, यहाँ वन कीजिएगा तो यहाँ पर पावर में वन लाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसको समझने में दिक्कत नहीं है ना। तो आ जाइए फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पर। ये यूनिट याद करने का चीज नहीं है, ये निकाल लेने का चीज है खुद से। तरीका आपके सामने है। अब हम चेंज कर रहे हैं इसको। अब लिखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, वन। वन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एक का पावर वन तो उतने रह जाएगा। अब यहाँ पर आर बराबर के, यहाँ देखिए आर का यूनिट क्या होता है, यही होता है ना, मोल पर लीटर पर टाइम। तो इसको यहाँ रख देते हैं, बराबर के गुना इसका, ये तो मोलरिटी है, और मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब बताओ कुछ कटेगा यहाँ, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा। तो बताइए के बराबर बचेगा 1/टाइम, यानी हम के बराबर कह सकते हैं 1/टाइम, या इसी को हम कह सकते हैं टाइम इनवर्स।
ये आपको पर सेकेंड में रह सकता है, पर मिनट में रह सकता है, पर आवर में रह सकता है। इसी तरह से ये सब आपको रहेगा, या तो पर टाइम रहेगा, नहीं तो पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, ये सब रहेगा। इसी में यदि हम लिखें फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कल इसका ऑब्जेक्टिव बना के लाइएगा सभी लोग। असाइनमेंट ले लिए हैं? नहीं लिए होंगे तो ऑफिस से ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके लाइएगा, ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, टेस्ट जल्दी होगा। और सबसे बड़ी बात, अब ऑर्गेनिक तुम्हारा बहुत जल्दी में स्टार्ट होने वाला है। ऑर्गेनिक ही तुमको सबसे ज्यादा परेशान करता होगा क्वेश्चन जब तुम बनाता होगा तो। इसमें तो थोड़ा लिखने वाला बात है, लैंग्वेज वाला बात है, टॉपिक रहता है कॉपी में, मिल भी जाता होगा। ऑर्गेनिक में उसमें भी तुमको परेशानी होगी। जब हम बताएंगे तुमको लगेगा कि नहीं ये उतना भारी नहीं था जितना तुम इसको समझ रहा था। उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम और दिया जाएगा। बताइए आर बराबर क्या लिखेंगे? ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2। ए का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। पर टाइम को इसे लिख सकते हैं बराबर ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। लिखते हैं इसका इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। पावर कितना लिखना पड़ेगा? 2। क्यों लिखे पावर 2? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। बताइए कुछ कटेगा यहाँ? मोल मोल पर लीटर से ये पावर 1 कट जाएगा। अब बताओ, लीटर इधर आएगा तो ऊपर रहेगा, और मोल इधर आएगा तो बट्टा में, यानी टाइम बट्टा में, मोल बट्टा में, और लीटर ऊपर। तो हम लिख सकते हैं के बराबर पर मोल। बताओ पर मोल काहे लिखे? क्योंकि मोल तो नीचे ना आएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इंटू पर टाइम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे ये सब नहीं पूछ के थर्ड ऑर्डर पूछ दिया, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3, पावर में हो जाएगा 3। जो कटेगा जो बचेगा उसको अपना लिखना पड़ेगा गुना भाग करके। इससे आगे अब आपको जो पढ़ना है वो है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा बहुत बात उत्प्रेरक के बारे में, और इससे ज़्यादा अब कुछ है नहीं। तो कल मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 2 क्वेश्चन है वो लिखाएंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। आइए कल। हाँ ठीक। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही यूनिक है।